नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू हम लेके आए हैं। एसएससी, सीआरपीएफ, ईएसआईसी, एम्स नॉर्सेट, एमपीसीएचओ और उत्तराखंड स्टाफ नर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हैं विद रैशनली। आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव डालना बिल्कुल नहीं भूले। तो लाइक करें, शेयर करें, मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो की अप्रोच करवा दीजिए ताकि मैक्सिमम लोग हमसे कनेक्ट हो सके और एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन का फायदा उठा सके। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। इस बेहतरीन एमसीक्यू सेशन जिसमें हम बात करने वाले हैं एम्स नॉर्सेट के पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनको विद रैशनली हम सॉल्व करने वाले हैं। तो जिन भी लोगों को आप अगर मदद करना चाहते हैं तो ये एक मदद है कि इस वीडियो को आप क्या करें, शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की। आज के इस एमसीक्यू सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। A client with suspected Myasthenia gravis has been administered the drug hydrophonium chloride, टेंसिलोन ब्रांड नाम से अवेलेबल होती है। Which effect would the nurse expect the client to exhibit after administration? फर्स्ट ऑप्शन है डिक्रीज्ड मोटर स्ट्रेंथ, सेकंड ऑप्शन है डिक्रीज्ड सीजर एक्टिविटी, थर्ड ऑप्शन है इंक्रीज्ड मसल स्ट्रेंथ और फोर्थ वन है इंक्रीज्ड कॉग्निटिव फंक्शनिंग। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे कि एक क्लाइंट है जो कि सस्पेक्टेड है एक बीमारी माइस्थेनिया ग्रेविस, हो सकता है मरीज को माइस्थेनिया ग्रेविस बीमारी हो, उसको एक दवाई आप एडमिनिस्टर करोगे हिड्रोफोनियम क्लोराइड और टेंसिलोन के नाम से अवेलेबल होती है। तो माइस्थेनिया ग्रेविस जो बीमारी है, माइस्थेनिया ग्रेविस बीमारी जो होती है, ये बीमारी नर्वस सिस्टम की एक बीमारी है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, माइस्थेनिया ग्रेविस बीमारी के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम है यहाँ पे एसिटाइल कोलिन, एक न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम है यहाँ पे एसिटाइल कोलिन, उसका लेवल जो होता है, एसिटाइल कोलिन का लेवल जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है ना। बॉडी के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन, उसका लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और उसके लेवल कम होने के कारण इस बीमारी के अंदर मसल के अंदर क्या आती है, वीकनेस आती है। मसल के अंदर क्या आती है, वीकनेस, है ना। एसिटाइल कोलिन का लेवल कम होने की वजह से मसल में क्या आती है, वीकनेस। अब मसल में वीकनेस को, उस मसल में आई हुई वीकनेस को पता करने के लिए कि कोई भी मरीज जो मसल वीकनेस का कंप्लेन कर रहा है तो हम ये सोचेंगे कि उसमें एसिटाइल कोलिन कम हो गया और उसको माइस्थेनिया ग्रेविस हो गया। तो ये है कि नहीं है, ऐसा हमने अगर सस्पेक्ट किया तो ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि मसल में वीकनेस की कमी वाले मरीज में एक टेस्ट करते हैं, हिड्रोफोनियम क्लोराइड टेस्ट या टेंसिलोन टेस्ट। अब ये जो टेंसिलोन है, ये टेंसिलोन या हिड्रोफोनियम जो है ये एक मेडिकेशन है। इस मेडिकेशन को जब उस मसल वीकनेस वाले मरीज में हम देते हैं जिसमें एसिटाइल कोलिन कम है, उसको अगर एडमिनिस्टर करते हैं हम टेंसिलोन नाम की ये दवाई, जब आपने एडमिनिस्टर की तो इस टेंसिलोन दवाई जो है वो बॉडी में या उसकी ब्लड में जाके एसिटाइल कोलिन के लेवल को बढ़ाएगी। उसकी बॉडी में क्या करेगी, वो एसिटाइल कोलिन के लेवल को बढ़ाएगी। और जब एसिटाइल कोलिन के लेवल को बढ़ाएगी तो उसकी मसल के अंदर वापस क्या आ जाएगी, स्ट्रेंथ आ जाएगी। क्या आ जाएगी, स्ट्रेंथ आ जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ कि अगर मरीज को मसल में वीकनेस थी और आपने उसको टेंसिलोन या दवाई दी और उसमें एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ जाता है और उसकी वजह से मसल में स्ट्रेंथ आ जाती है, इसका मतलब उसमें एसिटाइल कोलिन का लेवल ही कम था। और जो कम लेवल था वो जिस बीमारी में होता है उस बीमारी का क्या नाम है, माइस्थेनिया ग्रेविस। इसका मतलब हमें पता चल जाएगा कि उस मरीज को कौन सी बीमारी है, माइस्थेनिया ग्रेविस। एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि माइस्थेनिया ग्रेविस में टेंसिलोन टेस्ट क्यों करते हैं, तो करने का रीजन है एसिटाइल कोलिन लेवल का बढ़ना। एसिटाइल कोलिन लेवल बढ़ेगा तब मसल में स्ट्रेंथ आएगी और आई, इसका मतलब मरीज जो है उसमें क्या है, उस दवाई का इफेक्ट आया। तो सवाल यही पूछ रहा है कि कौन सा इफेक्ट जो है वो आप वहां पे एक्सपेक्ट करते हो। जब आप टेंसिलोन दवाई, हिड्रोफोनियम दवाई एडमिनिस्टर कर रहे हो तो उस दवाई का कौन सा इफेक्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो क्लाइंट एग्जिबिट करेगा इस दवाई के लगाने के बाद में। जब आपने ये ड्रग एडमिनिस्टर की तो कौन सा इफेक्ट जो है वो क्लाइंट दिखाएगा, एग्जिबिट करेगा, उसमें देखने को मिलेगा इस दवाई को लगाने के बाद में। तो इस दवाई को लगाते ही मरीज में क्या आ जाएगी, मसल स्ट्रेंथ। बहुत बढ़िया, मैग्नो लोगन बिल्कुल सही जवाब दिया कि उसकी इंक्रीज हो जाएगी मसल की स्ट्रेंथ। और अगर मरीज की मसल की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, इसका मतलब जो दवाई आपने लगाई है वो दवाई काम कर गई और मरीज जो है उसकी मसल में स्ट्रेंथ आ गई। माइस्थेनिया ग्रेविस बीमारी जो है उसके बारे में बनने वाले और क्वेश्चन की मैं बात करूं, है ना, और क्वेश्चन की बात करूं तो इसका फर्स्ट साइन होता है टॉसिस। टॉसिस का मतलब होता है ड्रॉपिंग आईलिड,
माइस्थेनिया ग्रेविस जो बीमारी है उसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट साइन जो होता है वो टॉसिस होता है, और इसका मतलब होता है ड्रॉपिंग आईलिड्स। क्या होता है? ड्रॉपिंग आईलिड्स, है ना, आईलिड्स का ड्रॉप हो जाना मरीज का, ये टेंस जो है माइस्थेनिया ग्रेविस का सबसे इंपॉर्टेंट साइन होता है। माइस्थेनिया ग्रेविस जो बीमारी होती है उसके ट्रीटमेंट के अंदर, उसके डायग्नोसिस में तो हमने इड्रोफोनियम काम में लिया, और उसके ट्रीटमेंट के अंदर इड्रोफोनियम भी जिस कैटेगरी की दवाई है वो है एंटीकोलिनेस्ट्रेज। कौन सी कैटेगरी की दवाई है? एंटीकोलिनेस्ट्रेज, ये याद रखना आपको, एंटीकोलिनेस्ट्रेज। कोलिनेस्ट्रेज जो होता है वो एक इनिबिटरी एंजाइम होता है ना, जो एसिटाइल कोलिन के लेवल को कम करता है। तो हम जो कोलिनेस्ट्रेज है उसको खत्म कर रहे हैं, उसको बाइंड कर रहे हैं, ये काम करता है एंटीकोलिनेस्ट्रेज, मतलब कोलिनेस्ट्रेज के अगेंस्ट काम करते हैं। अगर कोलिनेस्ट्रेज बाइंड हो जाएगा तो एसिटाइल कोलिन बाइंड नहीं होगा, और वो नहीं होगा तो उसका लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये छोटा सा कंसेप्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने जो दवाई दी वो एंटीकोलिनेस्ट्रेज कैटेगरी की है। ये दो बातें आपको याद रखनी है, एक तो इंपॉर्टेंट साइन और एक ड्रग कौन सी कैटेगरी की आती है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है डिक्रीज मोटर स्ट्रेंथ। तो अगर डिक्रीज होती है, आपने दवाई दी और डिक्रीज होगी, इसका मतलब बीमारी माइस्थेनिया ग्रेविस नहीं है, कोलिनर्जिक क्राइसिस है ना। बीमारी जो है वो माइस्थेनिक नहीं है, वो कैसी है? कोलिनर्जिक क्राइसिस है, क्योंकि एसिटाइल कोलिन देने के बाद में और है ना, और अगर वहां पे वीकनेस आती है तो ये कौन सा क्राइसिस है? ये कोलिनर्जिक क्राइसिस है। इसके अलावा सीजर की एक्टिविटी डिक्रीज करने का पर्पज अपना ये नहीं था, और कॉग्निटिव फंक्शनिंग जो है ये नहीं बढ़ाता है। तो कंसेप्ट बहुत क्लियर है, याद रख लीजिएगा। माइस्थेनिया ग्रेविस का, इड्रोफोनियम टेस्ट का, टेंसिलोन टेस्ट का, और इससे आने वाली स्ट्रेंथ के बारे क्यों आती है, और एसिटाइल कोलिन का यहाँ पे क्या कंसेप्ट है। और ज्यादा डिटेल से पढ़ने के लिए आपको थ्योरेटिकल लेक्चर अटेंड करना चाहिए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के अंदर, जहां पे डिटेल थ्योरी पढ़ाई जाती है, लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूले, लाइक बटन को प्रेस करना ना भूले, लाइक करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली तरफ। Client is admitted with hypothyroidism. Which clinical manifestation would the nurse expect the client to exhibit? एक मरीज है जो एडमिट हुआ है, और क्या चीज लेके एडमिट हुआ है? हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ में मरीज एडमिट हुआ है। जो मरीज आपका एडमिट हुआ है उसको प्रॉब्लम है हाइपोथायरॉयडिज्म। अब हाइपोथायरॉयडिज्म जो है वो थायराइड हार्मोन की बॉडी में डेफिशिएंसी वाली बीमारी होती है। T3 और T4 हार्मोन जो है उसका बॉडी में क्या है? डेफिशिएंसी है, बीमारी है हाइपोथायरॉयडिज्म। अब कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है वो मरीज नर्स एक्सपेक्ट करती है कि मरीज एग्जिबिट करेगा? क्या क्लिनिकल साइन उसमें देखने को मिलेगा? फर्स्ट है डायरिया, सेकंड है इंटॉलरेंस टू कोल्ड, थर्ड है हाइपर एक्टिविटी, और फोर्थ है डाइपोरोसिस। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। मरीज जो है वो आपका हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ में एडमिट हुआ। तो हाइपोथायरॉयडिज्म, T3 T4 हार्मोन की जब बॉडी में कमी होती है तो बॉडी जो होती है उसमें क्लिनिकल साइन की बात करें, हाइपोथायरॉयडिज्म के क्लिनिकल साइन की बात करें तो इस पेशेंट के अंदर डिक्रीज हो जाता है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रेट या मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या होएगा? डिक्रीज। जब मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाएगा तो बॉडी जो है वो क्या रहती है? बॉडी जो है वो क्या रहती है? स्लो रहती है। बॉडी क्या रहती है? स्लो रहती है। स्लो बॉडी के कारण मरीज जो है उसमें क्या देखने को मिलता है? कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? कॉन्स्टिपेशन। और जब वो ईट करता है, कोई चीज खाता है और वो मेटाबोलाइज नहीं होती है तो वो रिटेन करती है बॉडी में, उसकी वजह से मरीज का क्या बढ़ता है? वजन। तो वेट गेन करता है मरीज। क्या करता है? वेट गेन करता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्लिनिकल साइन की मैं बात करूं, मेटाबॉलिज्म कम हो गया, बॉडी जो है वो क्या हो गई? स्लो हो गई, मरीज को कॉन्स्टिपेशन है, मरीज में वेट गेन होता है। इसके अलावा उसकी स्किन जो होती है वो थिक स्किन हो जाती है। स्किन कैसी हो जाती है? थिक हो जाती है। उस मरीज में मेटाबॉलिज्म जब स्लो हो जाता है, मेटाबॉलिज्म धीरे होता है तो डिक्रीज हो जाता है बॉडी का टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा लोअर साइड में रहता है, बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा कम देखने को मिलता है, और बॉडी में हार्ट रेट जो होती है, हार्ट रेट वो भी क्या देखने को मिलती है? कम। ब्रेडिकार्डिया और टेम्परेचर कम होता है। जब बॉडी का टेम्परेचर कम रहता है तो थोड़ी सी अगर ठंड होती है, बाहर कोल्ड एनवायरनमेंट होता है तो उस मरीज को बहुत ज्यादा कोल्ड लगती है, क्योंकि उसका बॉडी का टेम्परेचर पहले से कम है, और जैसे ही बाहर थोड़ा टेम्परेचर कम हुआ तो उसको बहुत ज्यादा क्या लगेगी? कोल्ड। तो मरीज इस कोल्ड को क्या नहीं कर सकता? टॉलरेट नहीं कर सकता। इसको बोलते हैं कोल्ड इंटॉलरेंस। क्या कहते हैं इसको? कोल्ड इंटॉलरेंस। ये सारे के सारे क्लिनिकल साइन किसके हैं? हाइपोथायरॉयडिज्म के। और इसका उल्टा जो होता है वो होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। और हाइपरथायरॉयडिज्म जो होता है उसके सिम्टम इनको उल्टा कर दो तो वो सारे हाइपरथायरॉयडिज्म के। वो बीमारी जिसमें T3 T4 हार्मोन ज्यादा होता है, जिसमें मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होगी, जिसमें बॉडी जो है वो फास्ट रहती है, एंजियस रहता है मरीज, डायरिया रहता है, वेट जो है वहाँ पे लॉस होता है, स्किन जो है वो पतली थिन होता रहता है, बॉडी टेम्परेचर ज्यादा रहता है, हार्ट रेट ज्यादा रहती है, और उसमें हीट इंटॉलरेंस रहता है।
तो हाइपर और हाइपो के सिम्टम एकदम उल्टे दोनों के। तो यहाँ पे हाइपो का सिम्टम पूछा है। पहला ऑप्शन है डायरिया, तो डायरिया हाइपो में नहीं होगी, किसमें होता है? हाइपरथायरॉइडिज्म में। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है इंटॉलरेंस टू कोल्ड, वेरी गुड, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, कोल्ड इंटॉलरेंस देखने को मिलेगी, तो डेफिनेटली ये करेक्ट आंसर बनेगा। हाइपर एक्टिविटी हाइपरथायरॉइडिज्म होती है, यहाँ तो हमारी बॉडी क्या रहती है? स्लो रहती है, इसलिए ये भी खोटा जवाब है। और डाइपोरेसिस का मतलब होता है एक्सेसिव स्वेटिंग, तो एक्सेसिव स्वेटिंग जो है वो हाइपरथायरॉइडिज्म में देखने को मिलेगी, हाइपोथायरॉइडिज्म में नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे? बी, इंटॉलरेंस टू कोल्ड। तो बी इज द करेक्ट वन। ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। अगर आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट लग रहा है, वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन को प्रेस करना ना भूले। लाइक करें, जल्दी समझ में आएगा, लाइक करके देखिएगा, जल्दी समझ में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद एल्जीमर डिजीज। नर्स जो है वो केयर दे रही है जिस क्लाइंट को, उसको कौन सी बीमारी है? एल्जीमर डिजीज है। एल्जीमर डिजीज वाले मरीज को केयर दे रही है। शुड इनिशिएट विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन रिक्वेस्टिंग एन एक्शन बाय द क्लाइंट। एल्जीमर डिजीज वाले मरीज को आप केयर दे रहे हैं, यहाँ पे पूछा है कि क्या चीज है ना, क्या चीज इनिशिएट करेंगे, कौन सा चीज इनिशिएट करेंगे जो फॉलो करेगा जब आप रिक्वेस्ट करेंगे एक एक्शन को, तो वो कौन सी चीज है जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगी एल्जीमर डिजीज वाले मरीज में? फर्स्ट है प्रोवाइड ए डिटेल एक्सप्लेनेशन, सेकंड है गिव वन डायरेक्शन एट ए टाइम, थर्ड है ऑफर टू चॉइसेस फॉर ईच एक्टिविटी, और लास्ट है प्रोवाइडिंग ऑल इंस्ट्रक्शन एट वन टाइम। फटाफट से जवाब लिखिएगा, एल्जीमर डिजीज, जवाब लिखिएगा, जवाब लिखिएगा। ये एल्जीमर बीमारी जो है हम पढ़ते तो साइकेट्री के अंदर है, लेकिन ये बीमारी भी है ना, जैसे माइस्थेनिया ग्रेविस है, नर्वस सिस्टम की बीमारी थी, ये बीमारी है तो एज रिलेटेड डिजीज होती है और इसके अंदर डिमेंशिया होता है, लेकिन ये बीमारी में भी एसिटाइल कोलिन का ही पंगा रहता है। एल्जीमर डिजीज में भी एसिटाइल कोलिन का ही पंगा रहता है, यही न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से ही एल्जीमर डिजीज जो है वो पेशेंट को होती है। तो अब यहाँ पे पूछा है कि उस मरीज को आप कौन सा चीज जो है वो रिक्वेस्ट करेंगे, कौन सा एक्शन फॉलो करने के लिए कहेंगे। तो ये मरीज जो एल्जीमर वाले होते हैं, वो मरीज जो है वो मल्टीटास्किंग नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? मल्टीटास्किंग नहीं होते हैं, मतलब वो बहुत सारे काम एक बार में नहीं कर सकते, उनको सब चीजें एक साथ में बोलते ही उनके दिमाग जो है वो जो है मिक्सअप हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि उसको ऐसा काम दो जो एक सिंगल काम हो, तो सिंगल चीज वो कर सकता है। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ प्रोवाइड ए डिटेल एक्सप्लेनेशन, तो ये इसको समझ में नहीं आएगा। तो किसी भी चीज को डिटेल एक्सप्लेनेशन करने के लिए बहुत सारी बातें बोलनी पड़ती है, तो उसके वो चीजें क्या हो जाती है? मिक्स हो जाती है। इसलिए आंसर यहाँ पे खोटा है। सी आंसर में लिखा हुआ ऑफर टू चॉइसेस फॉर ईच एक्टिविटी, हर एक्टिविटी के लिए दो दो चॉइस दो तो ये कंफ्यूज हो जाएगा, इसको दो चॉइस दो ही मत, इसको तो एक ही ऑप्शन दो और वो सेलेक्ट कर देगा, ऐसी बात है ना। और यहाँ पे दे रहा है प्रोवाइड ऑल इंस्ट्रक्शन एट वन टाइम, एक बार में सारे इंस्ट्रक्शन दे दो, तो एक बार में आप सारे इंस्ट्रक्शन वहां पे नहीं दे सकते, क्योंकि हमने बोला कि जब भी आप एक से ज्यादा चीज इसके लिए करने जाओगे तो ये मरीज क्या हो जाता है? डापा चूक हो जाता है कि नहीं है? डापा चूक का यहाँ पे मतलब है कि मरीज कंफ्यूज हो जाता है। तो इसको कंफ्यूज ना करें, इसको क्लियर बताए, एक चीज के बारे में बताए, एक गोल के बारे में बताए। जो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है गिव ए वन डायरेक्शन एट ए टाइम, एक बार में एक बार में एक ही चीज बोले, एक ही डायरेक्शन दे, उसको फॉलो कर दिया, काम खत्म, अब दूसरा चीज बोले, तब तो ये मरीज सही तरीके से कर पाएगा। और ऐसा अगर आपने नहीं किया तो ये मरीज प्रॉब्लम में चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको बेसिक याद रखना है कि आप एक डायरेक्शन, एक टाइम में एक ही डायरेक्शन इस मरीज को दो। आगे बात समझ में? आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। A nurse would expect a newly diagnosed insulin dependent diabetic to exhibit which clinical manifestation। यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि आप एज ए नर्स जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं, क्या करते हैं? आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने एक न्यूली डायग्नोस्ड इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक को टू एग्जिबिट, है ना, आपने एक न्यूली डायग्नोस्ड इंसुलिन डिपेंडेंट, क्या बोले यहाँ पे? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है, मरीज अभी भी डायग्नोस हुआ है, उसको कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वो मरीज शो करेगा, क्या चीज आप एक्सपेक्ट करते हैं, उसमें क्या क्लिनिकल साइन देखने को मिलेगा? सवाल समझ में आ गया? एक न्यूली डायग्नोस्ड इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस का मरीज है, उसमें क्या क्लिनिकल साइन देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। उसमें क्या क्लिनिकल साइन देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आप उस मरीज में डिक्रीज हो जाएगी एपेटाइट। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे क्या कह रहा है? एपेटाइट डिक्रीज हो जाएगी और कॉन्स्टिपेशन रहेगा। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि उसमें वेट गेन होगा और मरीज जो है उसको हेडेक होगा। थर्ड ऑप्शन आपको यहाँ कह रहा है कि मरीज को नोजिया होएगा और हैंड के अंदर ट्रेमर्स होंगे। और लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि मरीज में इंक्रीज हो जाएगा यूरिनेशन और उसमें थर्स्ट देखने को मिलेगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट से जवाब लिखिएगा। क्या बात है, क्या बात है। मैक्सिमम लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।
देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन ने बहुत सिंपली पूछा है कि मरीज को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है, और डायबिटीज मेलाइटस में हम पढ़ते हैं 3 P's साइन। क्या पढ़ते हैं? 3 P's साइन। और इन 3 P's के अंदर एक होता है पोलीफेजिया दैट इज एक्सेसिव हंगर, एक होता है पोलीयूरिया दैट इज एक्सेसिव यूरिन, और एक होता है पोलीडिप्सिया दैट इज एक्सेसिव थर्स्ट। मतलब जो डायबिटिक मेलाइटस का मरीज होता है उसमें एक तो भूख ज्यादा लगती है, पोलीफेजिक होता है, एक उसमें यूरिन ज्यादा आता है, पोलीयूरिया होता है, एक उसमें प्यास ज्यादा लगती है, पोलीडिप्सिया होता है। तो पोलीफेजिया, पोलीयूरिया और पोलीडिप्सिया, ये 3 P's साइन किससे संबंधित है? डायबिटीज मेलाइटस से। यहाँ पे पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि डिक्रीज एपेटाइट, तो हम तो बोल रहे हैं कि भूख ज्यादा लगती है, इसलिए खोटा हो गया। ऑप्शन बी में कह रहा है कि मरीज में वेट गेन होता है और हेडेक होता है। डायबिटिक मेलाइटस वाले मरीज में वेट लॉस होता है, गेन नहीं होता है। इसमें क्या देखने को मिलता है? वेट लॉस देखने को मिलता है, इसलिए ऑप्शन बी भी खोटा हो गया क्योंकि इसमें वेट लॉस देखने को मिलेगा। ऑप्शन सी कह रहा है कि मरीज को नोजिया रहता है और हैंड के अंदर ट्रेमर्स रहते हैं। इसका संबंध डायबिटीज मेलाइटस वाले मरीज में नहीं है। नोजिया और ट्रेमर्स जो है इस मरीजों को नहीं होता, इसलिए ऑप्शन सी भी खोटा हो गया। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जिसमें कह रहा है इंक्रीज यूरिनेशन। इसका मतलब हमने पढ़ा पोलीयूरिया होता है, तो पोलीयूरिया यहाँ पे हो रहा है, और थर्स्ट लगती है तो पोलीडिप्सिया यहाँ पे हो रहा है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस वाले मरीज में ये चीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है, लेकिन जो डी ऑप्शन दिया हुआ है ये चीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और ये है इंक्रीज यूरिनेशन एंड थर्स्ट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, डायबिटीज मेलाइटस आपको क्लियर होना चाहिए। डिटेल लेक्चर के लिए एंडोक्राइन सिस्टम की बीमारी है, डिटेल लेक्चर के लिए आपको पहुंचना पड़ेगा नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। थ्योरेटिकल जो है लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं, ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी डॉक्टर एमडी सर के द्वारा संचालित। आगे लेके चलता हूं। लाइक करें साहब, लाइक बटन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूले। नेक्स्ट देखिएगा, नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप करिए नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, NNI नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। प्ले स्टोर पे जाके टाइप करना है, 5 स्टार रेटिंग का ऐसा लोगो वाला एक ऐप आपको दिखेगा, ये नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप है। इस ऐप को आपको इंस्टॉल कर देना है। अब आप कहोगे ऐप को इंस्टॉल क्यों करें? क्योंकि इस ऐप के अंदर आपको मिलने वाले हैं वीडियो लेक्चर्स और टेस्ट सीरीज। इस ऐप में आपको मिलने वाले हैं वीडियो लेक्चर और टेस्ट सीरीज। ये वीडियो लेक्चर और टेस्ट सीरीज जो है वो एम्स नॉर्सेट, PGI चंडीगढ़, GMCH, RRB, रेलवे, MPCHO, हरियाणा CHO, इसके अलावा उत्तराखंड स्टाफ नर्स, इन सब एग्जाम्स की तैयारी इस ऐप के ऊपर करवाई जाएगी। इस ऐप के ऊपर वो सारा मैटर मिलने वाला है जो स्मार्ट मटेरियल आपको फ्यूचर एग्जाम्स के अंदर सिलेक्ट करा सकता है। करना है आपको सिर्फ ऐप को इंस्टॉल करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीम नोबल के संग जुड़ जाना है। ऐप के सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग देना है और अपना इंपॉर्टेंट व्यू लिखना है, तभी आप सारे तरीके के फीचर्स का आनंद उठा पाएंगे। ये खास बात है। तो सेटिंग में जाके रेटिंग देवे और अपना व्यू पॉइंट जरूर लिखे, तभी आपको मल्टीपल टास्क, मल्टीपल चीजें इस ऐप के अंदर मिलने वाली है 1 by 1, और टीम नोबल के संग ऑनलाइन आपको जुड़े हुए रहना है। इसके अलावा इस टीम नोबल की ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी जो है वो शुरू हो चुकी है। ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी जो है उसका जो एड्रेस है वो बहुत सिंपल है, लहरिया स्ट्रीट होम के सामने भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। लहरिया स्ट्रीट होम के सामने भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। 2:30 बजे से इवनिंग बैच लगता है, तो जल्दी से अप्रोच कर लीजिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म आप लोग के लिए खुले हैं। नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट डॉक्टर एमडी सर के द्वारा संचालित इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जाती है आपको क्वालिटेटिव कंसेप्चुअल स्टडी। तो इसी सूचना के साथ में, इसी शुभ जो है न्यूज के साथ में, जिसको आप अगर फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप सिलेक्ट हो जाएंगे, उसके साथ में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा। which medication is important to have available for client who has received Versed? कौन सी दवाई जो है वो इंपॉर्टेंट है उस मरीज के लिए जो Versed रिसीव कर रहा है ना। फर्स्ट है डाइजेपाम, सेकंड है नेलोक्सोन, थर्ड है फ्लूमजेनिल और फोर्थ है फ्लूडोकॉर्टिसोन। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। कौन सी दवाई अवेलेबल रखनी पड़ेगी आपको, मेडिकेशन जो मरीज कौन क्या रिसीव कर रहा है, वर्सेड। अब आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि ये वर्सेड जो है ये क्या है, व्हाट इज वर्सेड, है ना। वर्सेड का अगर आपको पता है तो आप जवाब दे पाएंगे। और वर्सेड का मतलब होता है मिडाजोलाम, है ना। ये एक ब्रांड नेम है वर्सेड। मिडाजोलाम एक जो है जेनरिक नेम है। मिडाजोलाम जो दवाई होती है वो एक एंटी एंजाइटी एक सेडेटिव शॉर्ट एक्टिंग सेडेटिव है। शॉर्ट एक्टिंग एंटी कन्वर्जेंट के रूप में भी काम में लेते हैं, और एक एंटी एंजाइटी कैटेगरी की दवाई है ना। जिस भी दवाई के पीछे लाम, पाम और जाम ये वर्ड लगते हैं उसको एंजियोलाइटिक,
एंटी एंजाइटी या बेंजोडाइजेपाइन ग्रुप की दवाई मानी जाती है। कौन से ग्रुप की? बेंजोडाइजेपाइन। कौन से ग्रुप की? बेंजोडाइजेपाइन। जिन दवाइयों के पीछे लाम, पाम और जाम लगता है वो बेंजोडाइजेपाइन ग्रुप की दवाई है, एंजियोलाइटिक दवाई है, एंटी एंजाइटी ड्रग है। वर्सेट भी उसी कैटेगरी की दवाई है। अब ये वर्सेट पेशेंट को आप दे रहे हो तो उसमें क्या चीज आप अवेलेबल रखोगे? तो इस दवाई की अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है, बेंजोडाइजेपाइन की अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है तो हमें क्या काम में लेना पड़ेगा? एंटीडोट। क्या काम में लेना पड़ेगा? एंटीडोट। और अब अगर मैं आपको पूछूं कि बेंजोडाइजेपाइन का एंटीडोट क्या होता है तो आपको गलत नहीं होगा शायद, फटाफट से जवाब लिखिएगा। व्हाट इज द एंटीडोट फॉर बेंजोडाइजेपाइन? क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, यस, वेरी गुड। कई लोगों ने सही जवाब लिखा, कमेंट लिखिए सारे लोग, बहुत बढ़िया। और जिन लोगों ने अभी तक लाइक बटन प्रेस नहीं किया है उनको कमेंट लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है, समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बिना लाइक किए हुए कंटेंट को समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। प्रेस द लाइक बटन एंड फील द कॉन्फिडेंस which will boost up you for the correct answer, which will boost up you for the better understanding. Press the like button, share the content to the maximum one. कितनों की मदद कर सकते हैं? अगर कोई पूछे तो उतनों की कर सकते हैं जितनों की आप करना चाहते हैं। और मदद कैसे की जाती है? बांट कर, मिल बांट के मदद की जाती है। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे लेके चलता हूं, देखिएगा। बेंजोडाइजेपाइन का एंटीडोट जैसा आप सब लोगों ने लिखा है और ये रहता है फ्लूमजेनिल। फ्लूमजेनिल। और फ्लूमजेनिल कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। सीधा नहीं पूछा, सीधा नहीं पूछा बेंजोडाइजेपाइन का एंटीडोट, लेकिन कंसेप्ट यही था, उस तक पहुंचना पड़ता है। ये होती है कंसेप्चुअल स्टडी जो टीम नोवेल आपको प्रोवाइड करती है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर। ऐप को इंस्टॉल करें और ऑफलाइन बैच के अंदर पहुंच जाइए टीम नोवेल के संग। ऑफलाइन क्लासरूम कंसेप्चुअल स्टडी, एम्स नॉर्सेट, आरआरबी, जीएमसीएच, एमपीसीएचओ, किसी भी एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। उस तरीके का पुदीना, उस तरीके के पुदीने वाला मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है। कहां पे? एकमात्र इंस्टीट्यूट, नोवेल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, एनएनआई, याद रखिएगा आप। और यहां पे हमने जवाब क्या पढ़ा है? फ्लूमजेनिल। अब देखिएगा, एक यहां पे लिखा है डाइजेपाम, तो डाइजेपाम तो खुद क्या है? बेंजोडाइजेपाइन है। ये तो खुद एक बेंजोडाइजेपाइन है, ये खुद एक बेंजोडाइजेपाइन है, तो ये तो जवाब नहीं बन सकती। अच्छा, यहाँ पे एक लिखा हुआ है नैलोक्सोन। नैलोक्सोन जो है वो ओपियोइड जो दवाई होती है, ओपियोइड है ना, ओपियोइड जो ड्रग होती है उसकी टॉक्सिसिटी जब होती है तो उसमें एंटीडोट के रूप में काम में लेते हैं। ओपियोइड की जब टॉक्सिसिटी होती है तो एज ए एंटीडोट काम में लेते हैं नैलोक्सोन या नैल्ट्रोक्सोन। ओपियोइड टॉक्सिसिटी, पिन पॉइंट प्यूपिल होती है ओपियोइड टॉक्सिसिटी में, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है ओपियोइड टॉक्सिसिटी में, उसमें एंटीडोट के रूप में काम में लेंगे। और फ्लूड्रोकॉर्टिसोन जो है एक स्टेरॉइड दवाई है। कैसी दवाई है? स्टेरॉइड, जिसका संबंध यहाँ पे नहीं है। स्टेरॉइड दवाई जो होती है वो बॉडी के लिए डेंजरस है, उसको लॉन्ग टर्म तक आप यूज नहीं कर सकते। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तीनों ही खोटे जवाब है। करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा? ऑप्शन सी, और उसका नाम है फ्लूमजेनिल। और किसका एंटीडोट है वो एंटीडोट है आपका मिडाजोलाम का। ये एक बेंजोडाइजेपाइन कैटेगरी की दवाई है। बहुत अच्छी, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। The nurse is caring for a client who is nauseated and in danger of aspiration. एक मरीज जिसकी केयर दे रहे हो आप, वो nauseated है और दूसरा वो एस्पिरेशन की रिस्क के ऊपर है। एक मरीज है जिसको आप केयर दे रहे हो, उसको नोजिया हो रहा है और उसको डेंजर है, रिस्क है किस चीज की? एस्पिरेशन की। विच एक्शन वुड द नर्स टेक फर्स्ट? सबसे पहले कौन सा एक्शन लोगे आप? एज ए नर्स आप सबसे पहले क्या एक्शन लोगे? वो मरीज जिसको नोजिया हो रहा है, जिस मरीज में एस्पिरेशन की रिस्क है, उस मरीज में सबसे फर्स्ट एक्शन आप क्या काम में लेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है आप एडमिनिस्टर करेंगे ऑर्डर्ड एंटी एमेटिक उस मरीज में। दूसरा है आप ऑब्टेन करेंगे आइस बैग एंड अप्लाई कर देंगे उसको मरीज के थ्रोट के अंदर, गले के अंदर। तीसरा है आप मरीज को टर्न कर देंगे साइड लाइन में, एक साइड में। और लास्ट है आप नोटिफाई करेंगे फिजिशियन को। क्या हो रहा है? एक मरीज है जो नोजिएटेड है और उसमें एस्पिरेशन की रिस्क है, तो सबसे पहले लिए जाने वाला एक्शन कौन सा रहता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कई लोगों ने सही जवाब देने की कोशिश की है, बहुत ही शानदार। नोजिएटेड हो रहा है मरीज सबसे पहले और एस्पिरेशन की रिस्क है, विच एक्शन? क्या बात है, मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया। और आपके सही जवाब देख के है ना सबसे ज्यादा खुशी मिलती है आपके जवाब को सही देख के, क्योंकि ये वो जवाब है जो आपका भविष्य निर्माण करेंगे। ये वो जवाब है जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। ये वो जवाब है जो आपके माता पिता के सपने को साकार करेंगे।
जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, किसी का सर अगर गर्व से ऊपर करना है तो वो अपने पेरेंट्स का करिए। अगर आपने पेरेंट्स का सर गर्व से ऊपर कर दिया ना, कुछ ऐसा काम करें कि जिससे आपके पेरेंट्स का सर गर्व से ऊपर हो जाए, वो छीना ठोके बोलेगी ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। तो अगर आप उस तरीके का कर सकते हो तो आपको क्या करना है, सिर्फ पढ़ाई करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, आपको पढ़ाई करना है कि नहीं है? आपको इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सफलता किताबों से होके ही गुजरती है। अगर आप किताबें पढ़ेंगे, अगर आप मटेरियल पढ़ेंगे, अगर आप कंसेप्चुअल स्टडी करेंगे, अगर आप टीम नॉवल से आके जुड़ेंगे, तो डेफिनेटली आपको सफलता तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सफलता का तरीका यही है, सफलता का पैटर्न यही है, सफलता का कंसेप्ट यही है। तो सफलता जो है वो जिंदगी में पाना जरूरी है, ताकि हम एक दिन उन पेरेंट्स का नाम गर्व से ऊपर कर सके। तो यहाँ पे ये सफलता पाने का तरीका मुझे दिख रहा है आप लोगों में, क्योंकि आपके जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है कि आप मरीज को टर्न कर देंगे साइड के अंदर। ये पोजीशन कौन सी हो जाएगी, साइड लाइंग पोजीशन। पोजीशन कौन सी हो जाएगी, साइड लाइंग। मरीज को एक साइड में टर्न करेंगे, इसको साइड लाइंग पोजीशन या लेफ्ट लैटरल पोजीशन कहते हैं। और इस पोजीशन से एस्पिरेशन की जो रिस्क होती है, इस पोजीशन से एस्पिरेशन की जो रिस्क होती है वो क्या हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मरीज एस्पिरेट नहीं करेगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी, ऑप्शन ए। एंटी एमेटिक, ऑर्डर एंटी एमेटिक लगाएंगे, ये इनिशियल या प्रायोरिटी एक्शन नहीं है। ऑप्शन बी, आइस बैग अप्लाई करेंगे थ्रोट के अंदर, ये कंसेप्ट नहीं है। और ऑप्शन डी, फिजिशियन को नोटिफाई करेंगे, ये प्रायोरिटी एक्शन नहीं है। जब मरीज नोजिएटेड है और एस्पिरेशन की रिस्क पे है, तो सबसे पहले लिए जाने वाला जो एक्शन है वो है साइड लाइन पोजीशन या लेफ्ट लैटरल या लैटरल साइड की पोजीशन, आइदर राइट और लेफ्ट। आगे बात समझ में, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज द एक्शन ऑफ द नर्स हु असेस डिहिसेंस ऑफ ए क्लाइंट्स सर्जिकल वुंड। कौन सा एक्शन आप एज ए नर्स लेंगे जब आप असेस कर रहे हो, है ना? एज ए नर्स कौन सा एक्शन लेंगे जब आप असेस कर रहे हो मरीज में क्या हुआ है, डिहिसेंस हुआ है। डिहिसेंस वाले मरीज में देखो दो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सर्जरी के बाद में, पोस्ट सर्जरी, दो कॉम्प्लिकेशन होता है इंपॉर्टेंट। एक कॉम्प्लिकेशन है डिहिसेंस और दूसरा कॉम्प्लिकेशन होता है एविसरेशन। ये दो कॉम्प्लिकेशन होता है सर्जरी के बाद में, ज्यादातर उन मरीजों में जो ओबीज होते हैं, ज्यादातर उन मरीजों में जिनमें कफिंग और ये प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, उन मरीजों को पोस्ट ऑपरेटिव ये दो कॉम्प्लिकेशन होते हैं। ये दो कॉम्प्लिकेशन सूचर लगे हुई वाली साइड के कॉम्प्लिकेशन है। जब मरीज में सर्जरी के बाद में जो सूचर किया था आपने, उस सूचर के जो वुंड है, उस वुंड के जो एज है, दोनों जो किनारे है, वो किनारे आपस में एक दूसरे से अगर सेपरेट हो जाए, है ना, अगर वुंड के एज जो होता है, वुंड के एज वो एक दूसरे से क्या हो जाए, एज जो होता है, एज वुंड के जो एज है, किनारे जो है वो क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए, तब तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिहिसेंस। और अगर वुंड के एज सेपरेट हुए और वहां से इंटरनल ऑर्गन बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो जाए, जो ऑर्गन है, और कौन से ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन, जिनको वाइसरा बोलते हैं, इंटरनल ऑर्गन जो है उनका क्या हो जाए, प्रोट्रूजन हो जाए। वो इंटरनल ऑर्गन बाहर की तरफ क्या हो गए, प्रोट्रूज। अगर ये ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन जो है वो क्या हो चुके हैं, प्रोट्रूज हो चुके हैं, तो इस चीज के लिए टर्म जो काम में लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, एविसरेशन। एविसरेशन में ई आता है और ई को आप एग्जिट से लिख सकते हो। एग्जिट का मतलब बाहर आ गए, और कौन बाहर आ गए, अंदर के इंटेस्टाइन के ऑर्गन बाहर आ गए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है डिहिसेंस और एविसरेशन का पॉइंट अगर आपको समझ में आया तो आप जवाब दे पाएंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट एक्शन रहेगा इस कंडीशन के अंदर, डिहिसेंस वाली कंडीशन में, जहां पे वुंड के एज सेपरेट हो गए। फर्स्ट आप प्लेस कर देंगे मरीज को प्रोन पोजीशन में, तो ऐसा कभी भी नहीं करना होता है। जो भी मरीज डिहिसेंस का या एविसरेशन का होता है उसको सेमी फाउलर पोजीशन में रखते हैं। कौन सी पोजीशन में, सेमी फाउलर में, ताकि और ज्यादा ये प्रॉब्लम बढ़े नहीं। तो सेमी फाउलर में रखे, प्रोन में ना रखे। दूसरा, अप्लाई करेंगे स्टेराइल सलाइन मॉइस्ट ड्रेसिंग ऑन दी वुंड। ये बिल्कुल करेक्ट आइडिया है और आप लोगों ने बिल्कुल इसको सही पहचाना है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे स्टेराइल सलाइन से मॉइस्ट गोज जो है वो अप्लाई करेंगे, ड्रेसिंग अप्लाई करेंगे वुंड के ऊपर। और कौन से वुंड पे, जहां पे डिहिसेंस हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट एक्शन क्यों काम में लिया जाएगा, ताकि मरीज को क्या नहीं हो, एक तो डिहाइड्रेशन नहीं हो, क्या नहीं हो, डिहाइड्रेशन नहीं हो, और दूसरा मरीज जो है उसको क्या नहीं हो, डिहाइड्रेशन नहीं हो, और दूसरा क्या नहीं हो, इन्फेक्शन नहीं हो, क्या नहीं हो, इन्फेक्शन नहीं हो। दो चीजों को प्रिवेंट करेगा, डिहाइड्रेशन को और इन्फेक्शन को। इन्फेक्शन की बहुत ज्यादा रिस्क के ऊपर है मरीज, तो उसको इन्फेक्शन नहीं हो, ऑर्गन जो है इंटरनल ऑर्गन है उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसके लिए आप मॉइस्ट सलाइन स्टेराइल गोज से उनको क्या कर दो, कवर कर दो। इसके अलावा एक वो चीज यहाँ पे सी ऑप्शन में है, एडमिनिस्टर एट्रोपिन टू डिक्रीज एब्डोमिनल सिक्रीशन।
एट्रोपिन जो है वो एक जो है एड्रीनर्जिक दवाई है। कौन सी दवाई है? एड्रीनर्जिक ड्रग है। और ये एड्रीनर्जिक ड्रग जो है वो डिक्रीज करती है जीआई सिक्रीशन को, ये जीआई सिक्रीशन को कम करती है। लेकिन यहाँ पे इस दवाई का रोल नहीं है क्योंकि इंटरनल ऑर्गन में सिक्रीशन को कम करती है और हमारे वुंड एज तो बाहर की तरफ जो है वो है प्रॉब्लम, तो ये आंसर नहीं बन सकता। और रैप कर दो एब्डोमेन को एस बैंडेज से, तो ये एक्शन भी यहाँ पे काम करनी है। सिर्फ आपको ड्रेसिंग करनी है और वो भी मॉइस्ट सलाइन स्टेराइल गोज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्टेराइल। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ACOD तीनों ही खोटे जवाब है। ACOD तीनों ही खोटे जवाब है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा A client with hepatitis C is about to undergo a liver biopsy। मरीज को बीमारी क्या है? हेपेटाइटिस सी है। बीमारी कौन सी है? हेपेटाइटिस सी। बीमारी का नाम है हेपेटाइटिस सी। और मरीज किसके लिए जा रहा है? लीवर बायोप्सी कराने जा रहा है। मरीज किसके लिए जा रहा है? लीवर की बायोप्सी कराने जा रहा है। क्वेश्चन इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू रिट्राइव टू द क्लाइंट। कौन सा एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग नर्स एक्सपेक्ट कर रही है कि कौन सा रिटायर्टेड एक्शन रहेगा, कौन सा चीज एक्सपेक्ट करते हैं आप मरीज में देखने को करेंगे, आप कैरीड आउट करेंगे। मरीज को क्या हो रही है? लीवर बायोप्सी। और मरीज को बीमारी कौन सी है? हेपेटाइटिस सी है। और उस मरीज में आप कौन सी चीज एक्सपेक्ट करते हो, कौन सा एक्शन वहां पे आप एक्सपेक्ट करते हो? फर्स्ट ऑप्शन यहां पे लिखा हुआ देखिएगा, द क्लाइंट शुड लाई ऑन द लेफ्ट साइड आफ्टर द प्रोसीजर। प्रोसीजर के बाद में, बायोप्सी के बाद में मरीज को लेफ्ट साइड के अंदर लेटना है। किधर लेटना है? लेफ्ट साइड में। दूसरा ऑप्शन बोलता है क्लाइंट विल हैव क्लीनिंग एनिमा द मॉर्निंग ऑफ द प्रोसीजर। प्रोसीजर वाली सुबह उसको मरीज को क्या देना है? क्लीनिंग एनिमा देना है। मरीज को क्या देना है? क्लीनिंग एनिमा देना है। तीसरा ऑप्शन यहां पे बोल रहा है ब्लड कोएगुलेशन स्टडी माइट बी डन बिफोर द बायोप्सी। बायोप्सी से पहले ब्लड कोएगुलेशन स्टडी जो है उसको कैरीड आउट कराना है। और लास्ट ऑप्शन बोल रहा है द प्रोसीजर इज नॉन इन्वेजिव एंड कोज नो पेन। मरीज का जो प्रोसीजर है वो कैसा है? नॉन इन्वेजिव है और उसमें किसी भी तरीके का दर्द नहीं होता है। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है। हेपेटाइटिस सी का मरीज है, लीवर बायोप्सी उसकी हो रही है। इस प्रोसीजर के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन जो है वो मरीज के लिए क्या देखने को मिलेगा? जवाब लिखिएगा। वेटिंग योर आंसर्स। बहुत अच्छे, क्या बात है। कुछ लोगों ने कंसेप्ट पकड़ा है, कुछ लोगों के कंसेप्ट गड़बड़ ऐसा। कुछ लोग जवाब सही दे पा रहे हैं, चीज को पकड़ पा रहे हैं, कुछ नहीं दे पा रहे हैं। कंसेप्ट को समझना जरूरी है। और अगर आप कंसेप्चुअल स्टडी चाहते हैं तो ज्वाइन करें नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, है ना। अभी तक कुछ लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, जैसा मैं देख पा रहा हूं। लाइक बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। लाइक करें, शेयर करें, तभी सवाल सही होते हैं। देखो, एक बार लाइक बटन को प्रेस करो और फिर इस पे कंसेप्ट लगाओ, कंसेप्ट दिमाग में क्लिक करेगा। लाइक बटन को प्रेस करके कंसेप्ट लगाओ। क्या बात है। देखो, क्लिक किया और क्लिक करते ही जवाब भी बने और सही जवाब बने और सी आंसर करेक्ट है। ये की लोगों ने बोला है बिल्कुल सही। ये है चमत्कार। और किस चीज का चमत्कार है? लाइक और शेयर करने का चमत्कार। ये है मदद वाली बात। इंसान हो, इंसान की मदद करो, मैक्सिमम लोगों तक कंटेंट पहुंचाओ, क्योंकि जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। और वो कब पढ़ेगा? जब आप उसको शेयर करेंगे तब पढ़ेगा, जब आप उसको बताएंगे तब पढ़ेगा, जब आप चीजों के बारे में उसको यकीन दिलाएंगे तब वो पढ़ेगा। तो सी करेक्ट आंसर है। ब्लड कोगुलेशन स्टडी माइट बी डन बिफोर द बायोप्सी। देखिएगा, लीवर की बायोप्सी आप कर रहे हो, हेपेटाइटिस सी का मरीज है, हेपेटाइटिस सी लीवर को ही प्रॉब्लम करता है। तो ऑलरेडी मरीज जो है उसका लीवर कॉम्प्रोमाइज होने की संभावना है। और लीवर जब सही से काम नहीं करता है तो मरीज का जो कोएगुलेशन प्रोफाइल मतलब जो क्लॉटिंग की मैकेनिज्म है, प्रोफाइल है, क्लॉटिंग की जो मैकेनिज्म है, क्लॉटिंग, वो मैकेनिज्म क्या हो जाती है? पुअर हो जाती है ना, कमजोर हो जाती है। तो क्लॉटिंग मरीज की पुअर है। अब पुअर क्लॉटिंग होने की वजह से आप इस मरीज की लीवर बायोप्सी करने से पहले चेक कर लो उसका कोएगुलेशन प्रोफाइल, ब्लड कोएगुलेशन, उसका PTINR चेक कर लो, उसका APTT चेक कर लो, उसका जो है PT चेक कर लो, INR चेक कर लो, APTT चेक कर लो। ये कोएगुलेशन स्टडी होती है। और इसको आपने कैरीड आउट किया और कैरीड आउट करने के बाद में अगर ये सही है तभी आप बायोप्सी कर पाएंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? सी। बायोप्सी से पहले कोएगुलेशन प्रोफाइल चेक करो। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि क्लाइंट को लेफ्ट साइड में लेटा देंगे प्रोसीजर के बाद में। लेफ्ट साइड में नहीं लेटाते हैं, कौन सी पोजीशन देते हैं? राइट साइड पोजीशन देते हैं। कौन सी देते हैं? राइट साइड, क्योंकि अपना लीवर राइट साइड में होता है और बायोप्सी के बाद में राइट साइड में पोजीशन देंगे। लीवर तो थोड़ा दबा हुआ रहेगा तो हेमरेज की रिस्क कम हो जाती है ना, हेमरेज ना हो इसके लिए राइट साइड पोजीशन ही देते हैं। और इस प्रोसीजर को, है ना, लीवर बायोप्सी वाले प्रोसीजर से पहले क्लीनिंग एनिमा देने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये खोटा जवाब हो गया। और ऑप्शन डी में कह रहे हैं ये नॉन इन्वेजिव है, जबकि बायोप्सी जो है वो कैसा होता है?
इन्वेजिव होता है। कैसा होता है? इन्वेजिव। तो इट इज इन्वेजिव प्रोसीजर, नॉट नॉन इन्वेजिव। और यहाँ पे लिखा हुआ है नो पेन, जबकि ये एक पेनफुल प्रोसीजर है। कैसा प्रोसीजर है? तो एक इन्वेजिव प्रोसीजर है, एक पेनफुल प्रोसीजर है। कौन सा? लीवर बायोप्सी, हेपेटाइटिस सी वाले मरीज में कर रहे हो। तो करेक्ट आंसर है बी, कोएगुलेशन स्टडी चेक कर लो बायोप्सी को करने से पहले। समझ पा रहे हो बात को? अगर समझ में आ रही है बात तो लाइक बटन को प्रेस करें और शेयर करें कंटेंट को, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप समझ पा रहे हो और आपको लग रहा है कि हेल्पफुल मैटर है तो और उस आदमी के लिए हेल्पफुल है जो इस तरीके के कंसेप्चुअल स्टडी को करना चाहते हैं। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, डॉक्टर एमडी सर के द्वारा संचालित नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। करना क्या है? आपको प्ले स्टोर पे जाना है, टाइप करना है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। तो प्ले स्टोर पे एक ऐसा ऐप दिखेगा 5 स्टार रेटिंग का ये ऐप है, ये नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप है। इस ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए और टीम नोवल के संग ऑनलाइन क्लासरूम स्टडी से जुड़ जाइए। ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वहां पे अवेलेबल होगी। सब कुछ वो मैटर अवेलेबल होएगा जो आपको एम्स, नॉटसेट, आरआरबी, सीआरपीएफ, डीएसएसबी, पीजीआई, इसके अलावा ईएसआईसी, बीएचयू, जीएमसीएच और इसके अलावा निमहांस और सीएचओ जैसे एग्जाम को क्रैक करने में मदद करेगा। यह है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीम नोवल का। अगर आपके कंसेप्ट में कहीं भी प्रॉब्लम है, देखिएगा जब आप ऐप इंस्टॉल करो तो आप सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे और इसके अलावा रेटिंग देंगे और अपना कुछ इंपोर्टेंट रिव्यू लिखेंगे तो आपको नोवल फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगी। ये वेलकम टेस्ट सीरीज है जिसको देके आप अपने ज्ञान का असेस करें कि आप कहां पे स्कोर कर पा रहे हैं और उसके बाद में आपको लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं ज्ञान की कमी है तो आप जुड़ जाइए टीम नोवल के संग ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे भी। टीम नोवल की ऑफलाइन स्टडी डॉक्टर एमडी सर के द्वारा संचालित इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन क्लासरूम जो है वो 2:30 बजे से लगती है लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड। 2:30 बजे से ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी लगती है। आज ही ज्वाइन करें और लगातार एम्स नॉटसेट तक नोवल टीम के संग कंसेप्चुअल स्टडी जो है वो करना शुरू कर दे। तो आज के लिए बस इतना ही। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़े। होप सो आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें और इसके अलावा एक काम करें, भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने स्वार्थी ना बने, तो दिखा दीजिए सारथीपन और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं तो आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे है और यह है राजू सर के नाम से यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं दोबारा एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाला विद रसले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।